गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11। हम आपको पढ़ा रहे थे बैक्टीरिया, जिसमें पिछली क्लास में हमने आपको बैक्टीरिया के लैंगिक जनन के बारे में बताया था। आज उसी के आगे कल हम उसके बारे में थोड़ा सा बता पाए थे। आज उसी के आगे वहीं से चालू करेंगे, यानी कि जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, यानी कि मनुष्य के जीवन में, यानी कि जीवों के जीवन में बैक्टीरिया का क्या महत्व है, यानी कि इससे जो लाभ होते हैं वह क्या लाभ हैं, क्या इससे लाभ हैं और क्या हानियां हैं। तो सबसे पहले हम इसके लाभ के बारे में जानेंगे। तो हेडिंग डालेंगे जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। इकोनॉमिक्स, importance of bacteria। इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु का आर्थिक महत्व क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीवाणु का आर्थिक महत्व बहुत है, क्योंकि जीवाणु के कारण ही दूध से दही बनाया जाता है तथा जीवाणु के कारण ही खमीर भी बनती है, डबल रोटी भी बनती है तथा ये कृषि में भी उपयोगी होते हैं। भूमि उर्वरता में भी ये काफ़ी सहयोग करते हैं, औषधि में भी ये हमारे लिए उपयोगी हैं, और तथा चाय में, एसिटिक अम्ल में और तथा तंबाकू में बैक्टीरिया हमारे लिए कई प्रकार से उपयोगी हैं। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे नंबर 1। तो इसमें सभी जान रहे हैं कि लाभदायक क्रियाएं हैं, और इसे इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जीवाणु मनुष्य जाति के लिए लाभदायक तथा हानिकारक दोनों ही होते हैं, जिसका वर्णन निम्नलिखित है। तो नंबर 1 लिखेंगे लाभदायक क्रियाएं, यूजफुल एक्टिविटीज। लाभदायक सबसे पहले है लाभदायक क्रियाएं। यूजफुल एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज सबसे पहले तो जीवाणुओं से होने वाली लाभदायक क्रियाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले लिखेंगे उद्योगों में। सबसे पहले इसके अंतर्गत है नंबर 1 उद्योगों में। उद्योग सभी जानते हैं कि जब किसी चीज का व्यापार हो या कोई चीज का खाना लगाया तो होता है उद्योगों में, और उद्योगों में सबसे पहले हम लिखेंगे डेयरी उद्योग में। ठीक है, डेयरी उद्योग में। ये देखिए लाभदायक क्रियाएं हैं, और लाभदायक क्रियाएं सबसे पहले उद्योगों में सबसे पहले डेयरी उद्योग में। तो लिखेंगे डेयरी उद्योग में लिखेंगे दूध में उपस्थित स्ट्रेप्टोकोकस, दूध में उपस्थित स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिक्स नामक जीवाणु दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके उसे लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। लैक्टिक अम्ल जीवाणु दूध की कैसीन नामक प्रोटीन की बूंदों का लैक्टिक अम्ल जीवाणु दूध की
कैसीन नामक प्रोटीन की बूंदों का एकत्रीकरण करके दूध को दही तथा पनीर में बदल देता है। दूध को दही तथा पनीर में बदल देता है। ये डेयरी उद्योग के लिए सहायक होते हैं। ये डेयरी उद्योग के लिए सहायक होते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि डेयरी उद्योग में पनीर, दूध, दही, मक्खन ये सब क्या है, मिलते हैं। और ये सब किससे संभव होता है? बैक्टीरिया के कारण। तो ये हमारे लिए बैक्टीरिया, इसीलिए हमारे लिए बैक्टीरिया क्या है? उपयोगी है। ठीक है। तो आपने देखा कि जब दूध आता है या ताज़ा दूध हो तो गर्मी के कारण कहते हैं कि गर्मी है, दूध को जल्दी से गर्म कर लो नहीं तो दूध फट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो कैसीन नामक पदार्थ है जब वे इकट्ठे हो जाते हैं तो दूध फट जाता है। तो उसमें जब बैक्टीरिया, मान लीजिए दूध रखा हुआ है और इसमें जब कैसीन नामक जो पदार्थ है तो ये क्या हो रहे हैं? इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठे हो गए तो दूध क्या होगा? फट जाएगा। ठीक है। लेकिन इसे अगर टेम्परेचर में रख दिया जाए, ठंडे टेम्परेचर में, वैसे तो बैक्टीरिया हर जगह पर उपस्थित है, लेकिन जब आपने देखा होगा ठंडे टेम्परेचर यानी कि फ्रिज में दूध को रख दिया जाता है तो फ्रिज वैसे ही का वैसे ही रखा रहता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो जीवाणु होते हैं वे निष्क्रिय होते हैं, वे तो जो पदार्थ जो कैसीन नामक है वे उपस्थित नहीं हो पाता है, जिसके कारण दूध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दूध फटता भी नहीं है। और दूध को गर्म कर लेते हैं तो ये कैसीन नामक जो पदार्थ है वह अलग अलग हो जाता है। जब दूध ये हो जाता है तो वह एकत्रीकरण नहीं हो पाता है। जब एकत्रीकरण नहीं होगा तो दूध नहीं फटेगा। तो क्या लिखा आपने कि कैसीन नामक की बूंदों एकत्रीकरण के दूध में, इसीलिए ये हमारे लिए उपयोगी हैं। तो अब देखेंगे कि कौन सा जीवाणु किसके लिए उपयोगी है। अब ये समझेंगे क्योंकि इसमें भी कई प्रकार के जीवाणु होते हैं। तो एक तरफ लिखेंगे पदार्थ और दूसरी तरफ लिखेंगे जीवाणु। पदार्थ क्या है? बटर मिल्क, सभी जानते हैं बटर मिल्क। तो बटर मिल्क में कौन सा जीवाणु है? लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस। बुल्गेरिकस। दूसरा है योगर्ट और इसका जीवाणु है लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस प्लस स्ट्रेप्टोकोकस। इसी प्रकार से दही है और दही का जो जीवाणु है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोबैसिलस। इसी प्रकार से पनीर है और पनीर के जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरेस। इसी प्रकार से एसिडोफिलिस
तो आप देखें यहाँ पर पदार्थ है और जीवाणु है। तो पदार्थ हमारे पास कौन सा है? सबसे पहला है बटर मिल्क, जिसमें होता है लैक्टोबैसिलस बुल्गेरियस जीवाणु, यानी कि ये बैक्टीरिया होता है जिससे बटर मिल्क का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा योगर्ट है, तो उसमें पाया जाता है लैक्टोबैसिलस बुल्गेरियस प्लस स्ट्रेप्टोकोकस, दो प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जब योगर्ट का निर्माण होता है। इसी प्रकार से दही है, दही में स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टस, लैक्टोबैसिलस ये जीवाणु पाए जाते हैं, जिसके कारण दूध से दही बन जाता है। इसी कारण पनीर कैसे बनता है? तो पनीर में पाए जाते हैं लैक्टोबैसिलस, लैक्टस तथा स्ट्रेप्टोकोकस, क्रोमोसोमिस। तो इस प्रकार के जब जीवाणु पाए जाते हैं तो दूध से पनीर बनाया जाता है। इसी प्रकार से अब कोई कह दे कि दही से पनीर बना दे, तो दही से पनीर नहीं बनेगा, क्योंकि ये इसमें जीवाणु जो अलग है और दही के जीवाणु अलग है। इसी प्रकार से एसिडोफिल्स मिल्क है, इसमें लैक्टोबैसिलस तथा एडिनोफिल्स नामक जीवाणु पाया जाता है। तो ये थे आपके डेयरी उद्योग में, डेयरी उद्योग के रूप में जीवाणुओं का जो हमारे लिए लाभदायक क्रियाएं थी ये थी। अब अगली हेडिंग है, तो देखेंगे सबसे पहले तो ये एक चीज़ और जानेंगे कि दूध को कितना गर्म किया जाए तथा कितने ठंडा हो कि जिस पे जीवाणु पहुंच सके। तो दूध को 15 सेकंड तथा 71 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 30 मिनट गर्म करने के पश्चात उसे शीघ्र ठंडा कर लें, तो लैक्टिक अम्ल जो जीवाणुओं की संख्या होती है वह कम हो जाती है। इसी कारण क्या होता है? दूध नहीं फटता है तथा रोग जीवाणु बीजाणुओं की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस क्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। तो कभी कभी आ जाता है कि पाश्चुरीकरण क्या है, तो हेडिंग डाल लीजिए पाश्चुरी, अलग एक हेडिंग डालनी है पाश्चुरीकरण, 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 पाश्चुरीकरण वेरी इंपॉर्टेंट भी है। इसमें लिखेंगे, हम दूध का ही बता दे रहे हैं, वैसे तो सभी केमिकल्स में पाश्चुरीकरण होता है। तो आपको नोट कर लीजिए कि दूध को 15 सेकेंड या 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट गर्म करके, 30 मिनट गर्म करके ठंडा करने पर लैक्टिक अम्ल जीवाणुओं की संख्या कम हो जाती है, लैक्टिक अम्ल जीवाणुओं की संख्या कम हो जाती है तथा रोगजनक बीजाणुओं की मृत्यु हो जाती है। इसी क्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। इसी क्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। तो देखिए आपने डेयरी उद्योग देखा यहाँ पर। अब दूसरा उद्योग डालेंगे एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सभी जानते होंगे कि सिरका को कहते हैं। एसिटिक अम्ल उत्पादन के रूप में हेडिंग डालेंगे दूसरी। पहली हेडिंग आपकी थी डेयरी उद्योग में, दूसरी हेडिंग है एसिटिक सिरका उत्पादन के रूप में। एसिटिक अम्ल सिरका उत्पादन के रूप में इसमें लिखेंगे एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु द्वारा शर्करा के घोल से सिरके का उत्पादन होता है। घोल से सिरके का उत्पादन होता है। तो आपने सभी देखा होगा कि कुछ गांव के बच्चे होते हैं या अपने घरों में देखा होगा कि गन्ने के जूस को भर के रख लिया जाता है और कुछ समय के बाद उसमें जब जीवाणुओं की संख्या अधिक हो जाती है उसमें किण्वन होता है। किण्वन होने के बाद वह जो जूस होता है यानी कि रस होता है वह एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो यही एसिटिक अम्ल किसका कार्य करता है? सिरके का कार्य करता है। और सिरका सभी लोग जानते हैं कि इसलिए प्रयोग होता है, अचार में डाला जाता है जिससे अचार खराब ना हो। और यह खट्टा होता है, ये अम्ल बन जाता है इसलिए खट्टा होता है और अचार का स्वाद भी बढ़ जाता है। तो ये किसके कारण होता है? एसिटिक
अम्ल, यानी कि कौन सा इसमें था, एस्टिब्यूबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु होता है। अब लिखेंगे रेटिंग उत्पादन के रूप में, रेटिंग 3 नंबर है, रेटिंग उत्पादन के रूप में, यानी कि रेटिंग उत्पादन क्या है, जूट, लिखे जूट, सभी जानते हैं जूट क्या होती है, जूट की रस्सियां बनती हैं, जूट कौमा पटसन तथा शन, ये सभी क्या है, रेसे होते हैं और इनकी रस्सियां तैयार की जाती हैं। तो जूट, जैसे नारियल के ऊपर आपने देखा होगा कि जो रेसे से बने होते हैं वही जूट होते हैं। आपने देखा होगा कि सोफों के अंदर जूट भरा हुआ होता है। तो जूट कौमा पटसन तथा शन नामक रेशों को उनके पादपों से अलग करना ही, नामक रेशों को उनके पादपों से अलग करना ही रेटिंग कहलाता है, रेटिंग कहलाता है। यह क्रिया जल में उपस्थित, यह क्रिया जल में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा संपन्न होती है, जल में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा संपन्न होती है। जैसे क्लास्ट्रीडियम, जैसे क्लासीट्रीडियम ब्यूटाइराइकिम, क्लासीट्रीडियम ब्यूटाइरिकम, ब्यूटाइरिकम। तो ये देखा आपने, ये किसके रूप में था, रेटिंग के रूप में। अब हम लिखेंगे चाय उत्पादन के रूप में, चाय उत्पादन के रूप में, चाय उत्पादन के रूप में लिख लीजिए। लिखेंगे इसकी पत्तियों में विशेष स्वाद लाने हेतु, यानी कि चाय की जो पत्तियां होती है, चाय की पत्ती को जब चाय उसमें डाला जाता है पानी में, तो उसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध आने लगती है। तो इसीलिए तो इसकी पत्तियों में विशेष स्वाद लाने हेतु माइक्रोकोकस कैंडिडेंस, यानी कि इसका क्या नाम है, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक जीवाणु द्वारा चाय की पत्तियों पर किण्वन द्वारा क्यूरिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्यूरिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तथा ये कॉफी में भी अपनाई जाती है। सभी जानते हैं कॉफी क्या होती है, कॉफी में विशेष प्रकार की सुगंध भी आती है, तथा ये कॉफी के पादपों में भी अपनाई जाती है। तो ये आपका चाय का हो गया। अब अगली लिखेंगे तंबाकू उत्पादन के रूप में, तंबाकू उत्पादन के रूप में, नोट कर लें। अब देखिए तंबाकू भी जो कुछ लोग खाते हैं तो तंबाकू में भी विशेष प्रकार की सुगंध आती है तथा अलग अलग तंबाकू का अलग अलग स्वाद भी होता है। तो ये किस प्रकार से है तथा इसमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो हम आपको बता रहे हैं कि तंबाकू की पत्तियों में विशेष स्वाद एवं सुगंध लाने हेतु, तंबाकू की पत्तियों में विशेष स्वाद एवं सुगंध लाने हेतु कुछ जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है, कुछ जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कि उसमें अब तंबाकू है और तंबाकू में किस प्रकार से हम स्वाद ला रहे हैं और कैसे, आपने देखा होगा कि जो इसका सेवन करते हैं तो उन्हें विशेष प्रकार की सुगंध आती है तथा विशेष प्रकार का स्वाद का अनुभव करते हैं। तो क्या लिखा आपने कि तंबाकू की पत्तियों में विशेष स्वाद एवं सुगंध लाने हेतु जीवाणुओं जैसे बैसिलस मेगाथीरियम, बैसिलस मेगाथीरियम
तथा माइक्रोकोकस कैंडिडेंस द्वारा किण्वन क्रिया कराई जाती है। तो देखिए सुगंध के लिए हमने माइक्रोकोकस की करा दी और स्वाद के लिए हमने बैसिलस मेगाथीरियम की करा दी की क्रिया कराई जाती है। तो ये था आपका तंबाकू उद्योग में। तो अभी तक आपने सीखा इसमें कि एसिटिक अम्ल के रूप में, रेटिन के रूप में, चाय के रूप में, तंबाकू के रूप में। तो जो अभी ये कृषि के रूप में भी तथा औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि हम आपको अगली क्लास में से बताएंगे।